Fine, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, girls. Shall we start with the topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Just give me a minute. I'm sharing my screen. तो हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. आज उसको करते हैं हम आगे. ठीक है, कंटिन्यू. यस. नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, कल हमने Yes, ma'am. ऑफर का मीनिंग किया था डिस्कस. ऑफरी, ऑफरर एंड ऑफरी कौन होते हैं वो डिस्कस किया था. एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले. क्या मीनिंग था गर्ल्स ऑफर का? व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर? When one person, a person signifies another yes, is willing. yes, when one person signifies the other his willingness. ठीक है, जब एक पर्सन दूसरे को सिग्निफाई कर रहा है, मतलब दूसरे को बता रहा है उसकी विलिंगनेस टू डू. और एब्सटेन का मतलब समझाया था स्टॉप डूइंग. टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर. और क्या उसका व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू उसका यही है, सो दैट दूसरा पर्सन जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर ले. ठीक है, सो इसलिए हम कहेंगे कि उस पर्सन ने उसको प्रपोजल दिया है. अब जो पर्सन वो प्रपोजल दे रहा है उसको हम ऑफरर बोलते हैं, एंड जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम ऑफरी या फिर एक्सेप्टर बोलते हैं. इज दैट क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. चलो, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम एक्सेप्टर या ऑफरी, सो इस तरीके के वर्ड्स उसके लिए यूज करते हैं. चलो नेक्स्ट अब जो है हमने आज जो पढ़ना है ना, एक तो मैंने आपको पढ़ाना है आज एक टॉपिक काइंड्स ऑफ ऑफर. ठीक है, एक हमने पढ़ना है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर. ठीक है, सो आई वाज थिंकिंग मैं पहले आपको एसेंशियल्स करवा दूं. ठीक है, काइंड्स Yes, हम ma'am. बाद में करते हैं. Yes, ma'am. चलो, क्योंकि एसेंशियल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. काइंड्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इतने नहीं होते हैं. एसेंशियल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर. सो पहला असेंशियल क्या है किसी भी वैलिड ऑफर का? फर्स्ट असेंशियल इज, ये साथ साथ में गर्ल्स चाहे नोट भी करते रहो, ठीक है, अपनी नोटबुक्स में. पहला असेंशियल है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. आपकी बुक में ये शायद सेकंड थर्ड पॉइंट नंबर पे भी हो सकता है. ठीक है, वो आप देख लेना, जहां पर भी है आगे पीछे हो सकते हैं पॉइंट से. क्लियर है? ठीक है, सो गर्ल्स ये पहला पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. इसका मतलब क्या है? वो कहता है एक वैलिड ऑफर वही है जिसमें ना ऑफरर की इंटेंशन हो लीगल रिलेशनशिप में आने की. ये वही सेम पॉइंट आ गया गर्ल्स, वो वाला केस जो हमने पढ़ा था, एक बेल्फर वाला केस, या जो सोशल एग्रीमेंट्स. मतलब वो बंदा ऑफर तो कर रहा है कि मेरे घर पे डिनर पे आ जाओ, बट इसमें उसकी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं ना है, तो उसको हम क्या वैलिड ऑफर बोलेंगे? No. No, ma'am. No, है? ma'am. तो हमेशा जब भी एक ऑफर किया जाए उसकी इंटेंशन जब तक लीगल रिलेशनशिप में आने की नहीं होती, हम उसको वैलिड ऑफर नहीं बोलते. इसमें आप केस बेल्फर वाला भी डाल सकते हो इस पॉइंट के अंदर. ठीक है, बेल्फर वाला केस इस पॉइंट में भी आ जाएगा, या फिर आप इसमें वो जो आपको एग्जांपल कराई थी
सोशल एग्रीमेंट वाली वो भी डाल सकते हैं। मतलब आपने बस इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है कि जब तक किसी पर्सन की ना उस ऑफर को देने के पीछे इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में आने की नहीं होती है, तब तक हम उसको वैलिड ऑफर नहीं मानेंगे। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो, सेकंड है हमारा असेंशियल, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या बोल रहा है वो? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड और सिग्निफाइड। आपको ना हमेशा जो भी आप ऑफर कर रहे हो दूसरे को कम्युनिकेट करना तो जरूरी है कि नहीं है? कैसे पता लगेगा जरूरी। Yes. सामने वाले को कैसे जरूरी है। पता लगेगा आप ऑफर कर रहे हो, है ना? जब तक आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं करोगे ऑफर तब तक कंप्लीट ही कैसे होगा? ठीक है। जब और वो कम्युनिकेट आप एक्सप्रेसली भी कर सकते हो, इम्प्लाइडली भी कर सकते हो। ठीक है, वो कम्युनिकेशन आपकी एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पर वो कह रहा है। सो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि आपने ऑफर किया था। अब इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट केस है इसी पॉइंट के अंडर, ठीक है, वो आप सुन लो। जैसे हमने बेल्फर का केस पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ऐसे ही अब इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट केस है, दैट इज लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लिखो केस का नाम, लीडिंग केस लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। Yes, ma'am. ठीक है, चलो, तो अब इस पॉइंट में क्या है या इस केस में क्या है वो हम देखते हैं। एक सेकेंड गर्ल्स, वेट करो। हाँ जी, सो केस का नाम लिख लिया आपने। मैं इसको केस को एक्सप्लेन करूं तुम्हें। क्या है कि जो यहाँ पर लक्ष्मण, ये नहीं सॉरी लालमान शुक्ला है, जस्ट वेट, लालमान है, सॉरी सॉरी आई जस्ट मिस्टेकन, लालमान शुक्ला है, मेरे को मिस्टेक होगी। लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, एंड ब्रैकेट में यहाँ पर ईयर लिख लो 1913। ये हमारा नेक्स्ट लीडिंग केस है जो आपने याद रखना है। पहले चैप्टर में कौन सा मेन याद रखा था? बेल्फर। ठीक है, Yes, ma'am. Ma'am. इस चैप्टर में एक ये वाला, हाँ इस चैप्टर में एक ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब इस केस में क्या हुआ था एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इस केस में क्या था, अब ना एक जो पर्सन है उसकी ना जो नेफ्यू थी वो घर से भाग जाती है। एक पर्सन की नेफ्यू घर से भाग जाती है, मीन्स की गुम जाती है या भाग जाती है, वट। सो वो ना अपने सर्वेंट को भेजता है कि फटाफट से उसको ढूंढ के लेकर आ। मतलब उसकी जो भतीजी है, नेफ्यू है, जो भी है, वो घर से भाग गई है या गुम गई है कहीं पे, तो वो उसको दूसरे अपने सर्वेंट को भेजता है फटाफट से उसको ढूंढ के लेकर आ। तो सर्वेंट अब उसको ढूंढने चले जाते हैं। पीछे से ये जो पर्सन है ये ना रिवॉर्ड अनाउंस कर देता है कि जो भी मेरी नेफ्यू को या जो भी सॉरी जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढेगा पर्सन, उसको मैं 501 रुपीज रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, अब ये ऑफर सर्वेंट को ना तब पता लगा जब वो ऑलरेडी उसके नेफ्यू को ढूंढ के घर पे ले आया। क्या हुआ, मैं एक पर्सन हूँ, मैंने जो है अपने नौकर को किसी को भेजा कि जा तू मेरा ये मतलब जो भी है मेरा नेफ्यू जो है गुम हो गया उसको ढूंढ के लेकर आ। वो ढूंढने चला गया फटाफट। पीछे से मैंने, साथ ही मैं इतनी टेंशन में थी, मैंने ना रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया कि जो भी अब इसको ढूंढ के लेकर आएगा ना मैं उसको 501 रुपया दूंगा। ठीक है, अब मैंने ये रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया। अब नौकर को तो पता नहीं मैंने ऐसा रिवॉर्ड अनाउंस किया, वो तो ढूंढने गया हुआ है। ठीक है, सो अब वो ढूंढने गया हुआ है, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता रिवॉर्ड अनाउंस हुआ है पीछे से, कुछ नहीं। वो ढूंढ के भी ले आया। ठीक है, अब उस पर्सन को, अब वो उसको ढूंढ के ले आया, उसके बाद उसको पता लगा कि किसी ने उसको बताया कि अच्छा तेरे को पैसे नहीं दिए, इसने तो रिवॉर्ड अनाउंस किया था, जो ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपया देगा। ठीक है, सो अब उसने बाद में ना कोर्ट में केस कर दिया कि मेरे को ये पैसे जो है ये पर्सन नहीं दे रहा है, इसने बोला था कि जो भी ढूंढ के लाएगा उसको रिवॉर्ड देगा, तो मैं ढूंढ के लाया, मुझे तो इसने रिवॉर्ड नहीं दिया। बट यहाँ पर क्या हुआ इस केस में,
यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, मतलब उस मास्टर ने अपने सर्वेंट को बताया ही नहीं था कि मैं ये रिवॉर्ड दे रहा हूँ। उसने तो सिंपली एकदम से बोला जा तो ढूंढ के आ। अब मास्टर सर्वेंट का तो रिलेशनशिप ही ऐसा है ना, जो मास्टर ने ऑर्डर दिया सर्वेंट को वैसे भी पूरा करना पड़ना था। उसने कहा जा ढूंढ के लिया, वो ढूंढने चला गया, पीछे से उसने रिवॉर्ड अनाउंस किया, तो उसको तो नॉलेज नहीं ना थी कि ये रिवॉर्ड अनाउंस हो गया। उसको तो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था ये ऑफर। तो जब तक ये ऑफर उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं था, उसकी नॉलेज में ही नहीं था, तो वो बाद में इसका क्लेम नहीं कर सकता। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर ये हेल्ड हुआ कि ये इसको इस बंदे के क्लेम को इसलिए कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि पहली बात तो तेरे को ऑफर का पता ही नहीं था, तू तो ढूंढने वैसे ही चला गया था। अगर वो तो ऑफर ना भी देता तब भी तेरी ड्यूटी थी अपने मास्टर के लिए, ठीक है, कि तूने उसको ढूंढ के ला नहीं था। तू तो उसको ढूंढने वैसे ही चला गया, तेरे को पता ही नहीं था, तेरे को तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। हाँ, अगर तू वो पहले कम्युनिकेट कर देता, घर पे बोल देता, फिर तू ढूंढने जाता, ठीक है, कि इसके बेसिस पे कि मैं तो इसलिए ढूंढने गया था कि मुझे लगा कि आप तो मुझे वो पैसे दे दोगे, है ना, तो फिर बात अलग होती। बट अब तो तेरे को पता ही नहीं था, अब तो तेरे को बाद में कहीं और से पता लग रहा है कि ये ऑफर था, तेरे को नहीं पैसे मिले, तो अब तू इसको क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर है गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. केस भी ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये केस यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। लालमान शुक्ला। Ma'am, your voice is not audible. बच्चे मेरी वॉइस आ नहीं रही है आपको? यस गर्ल्स? Yes, ma'am. आ रही है ma'am. Ma'am, आ रही है. ओके ओके, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट इज, अब कम्युनिकेशन वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। नेक्स्ट Ma'am? पॉइंट, हाँ जी। मैम मेरी बुक में ना लालमन शुक्ला वॉज गौरी दत्त ना, उसको डीपी ऐसे लिखा हुआ है अल्फाबेट्स में। कैसे? अच्छा 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 अच्छा, मैम डी, हाँ हाँ हाँ, यस मैम। तो मैम ओके ओके, इसमें हम ऐसा लालमन शुक्ला ही ऐसे ही करना है फिर? आप पता क्या करो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर ना डी मतलब डिफेंडेंट, यहाँ पर इसने डीपी वर्ड यूज किया है कि उस पर्सन को डिफेंडेंट बोला गया है, एंड पी मींस यहाँ पर आई थिंक प्लेंटिफ आएगा। एक सेकंड में बताती हूँ आपको यहाँ पर डीपी क्यों यूज किया है, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप ऐसा करो ना, आप सर्वेंट और वही वर्ड यूज कर लो, एक पर्सन क्योंकि ना यहाँ पर इधर केस में भी क्लियर नहीं किया कि लालमन शुक्ला कौन है और गौरी दत्त कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ क्लियर नहीं किया हुआ, तो आप यहाँ पर हेडिंग यही देना। बट नीचे ना आप क्या करो, एक लिख लो डिफेंडेंट, जो मास्टर था उसके लिए आप वर्ड कर लो यूज डिफेंडेंट, एंड जो सर्वेंट था उसके लिए आप सर्वेंट वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर लो। ओके मैम, मतलब मैम लालमन शुक्ला वॉज गौरी दत्त, इन दोनों में से किसी को नहीं पता है कि ये है मालिक या फिर ये है वो सर्वेंट? हाँ जी, वो केस का नाम है कि केस ये हुआ था 1913 में, ठीक है। बाकी मैं फिर भी इस केस पे थोड़ी रिसर्च कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, ठीक है, मुझे याद करवा देना, मैं चेक कर लूंगी कि कौन सा पर्सन इसमें जो है सर्वेंट है एंड कौन सा डिफेंडेंट है। ओके मैम। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं किया हुआ। यस मैम, ओके मैम। अच्छा रुको, वैसे यहाँ पर जो डिफेंडेंट है ना वो है गौरी दत्त, गौरी दत्त है, नोट कर लो गर्ल्स। वैसे डिफेंडेंट, बट आप ना वर्ड डिफेंडेंट एंड सर्वेंट ही यूज करना, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर डिफेंडेंट या कह लो जो ओनर है वो कौन है, गौरी दत्त, एंड जो प्लेंटिफ है या जो सर्वेंट है वो है लालमन शुक्ला, ठीक है। Okay, ma'am. सॉरी, डी एंड पी इसलिए यूज किया, आई वाज राइट, डी मींस डिफेंडेंट, पी मींस प्लेंटिफ, ठीक है। सो डिफेंडेंट है हमारा गौरी दत्त एंड लालमन शुक्ला सर्वेंट का नाम है। क्लियर है अब? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am.
डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ का मतलब समझते हो? प्लेंटिफ मतलब जिसने इल्जाम लगाया, डिफेंडेंट जो मतलब अपने आप को डिफेंड कर रहा है कोर्ट में। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो, थर्ड वन इज ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। अब वो कह रहा है कि जो आपका ऑफर है ना, वो इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। इसलिए क्या मतलब है कि जो एक वैलिड ऑफर, वो कहता कौन सा होता है? वैलिड ऑफर इज द वन जिसकी जो टर्म्स होती है ना, वो कभी भी अनक्लियर, मतलब एब्स्ट्रैक्ट या वैग्यू टर्म्स नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्लियर टर्म्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी ऑफर में टर्म्स ही नहीं क्लियर कर रही हूँ तो उसको ऑफर कैसे मानेंगे? जैसे कि एग्जांपल देते हैं यहाँ पर भी। अब मैं आपको कहती हूँ कि मैं ना यार तेरे को अपनी ना ये चीज बेच, मैं तेरी अपनी कोई पुरानी घड़ी ना तेरे को बेच दूंगा, 500,000 तक मैं बेच दूंगा। तो अब यहाँ पर कोई वैलिड ऑफर हुआ ना? मैंने आपको बताया कितने में बेची, 500,000। क्या अमाउंट है? अमाउंट क्लियर किया मैंने आपको? No, ma'am. नहीं ma'am. क्लियर किया ना? या फिर मैं आपको बोलूं कि लाइक इस तरीके से प्रॉपरली कुछ भी क्लियर ना करूं कि ना मैं तेरे को थोड़े से पैसे दे दूंगा, तो मेरी बेटी से शादी कर ले, मैं तेरे को अच्छी खासी रकम दे दूंगा, जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं। बट मैंने क्लियर ही नहीं किया अच्छी खासी रकम मींस व्हाट। दूसरा बंदा मेरे पे क्या क्या केस करेगा, कितने पैसे चाहिए, है ना? सो जब तक आपका ऑफर क्लियर ही नहीं है, सर्टेन डेफिनेट ही नहीं है, तो उसको ऑफर नहीं मानेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? आपकी टर्म्स हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि आपने उस पर्सन को क्या देना है, बदले में उसने आपको क्या देना है। क्लियर? योर ऑफर मस्ट बी वेरी मच क्लियर। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर आप कह रहे हो कि ये चीज मैं तेरे को 500,000 तक बेच दूंगा, तो आपने तो क्लियर ही नहीं किया कितने में बेचनी है, 500 में, 1000 में। नहीं क्लियर किया, या कहा कि मैं आपको थोड़े से पैसे दे दूंगा। ठीक है? सो वो चीजें क्लियर नहीं है, तो हमेशा ऑफर इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। ये पॉइंट क्लियर है गर्ल्स? आगे चले। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4। ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। वो कह रहा है कि जो ऑफर है ना, हमेशा हमने इसीलिए ही करना है सो दैट कि दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करे। ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। मींस आपने ऑफर हमेशा यही सोच के करना है कि दूसरा उसको एक्सेप्ट करे। ऑब्वियस बात है ना, अब ये इसलिए थोड़ी ऑफर करोगे कि दूसरा एक्सेप्ट ही ना करे। समझ आ रही है मेरी बात? सो मोटिव तो Yes, यही ma'am. है, हमने डेफिनेशन में भी लिखा है ना, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर, सो दैट दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करे, तभी तो वो वैलिड बनेगा ना आगे जाके। और अदरवाइज ऑफर करने का फायदा ही क्या है अगर उसकी हम एक्सेप्टेंस ही नहीं चाहते हैं, है ना? समझ आ रही है गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर में बी कंडीशनल। एक पॉइंट मैं आपको ये करवा रही हूँ, ऑफर में बी कंडीशनल। अब देखो, ऑफर में भी कंडीशनल में वो कह रहे हैं यहाँ पर कि बेसिकली जो ऑफर है ना, उसमें हम कंडीशन कई बार लगा देते हैं। ठीक है? ऑफर, अगर ऑफर कंडीशनल है तो वो कहता है उसकी एक्सेप्टेंस भी कंडीशनल होनी चाहिए। और अगर आपका ऑफर अनकंडीशनल है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी अनकंडीशनल होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपके ऑफर पे कोई कंडीशन लगा रही हूँ कि लाइक सपोज, एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर भी, जस्ट वेट। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एक पर्सन है, उसने ना दूसरे पर्सन को ऑफर किया कि मैं तुझे ना बाइक बेचूंगा अपनी, बट तुझे ना इसका एडवांस 30,000 आज ही देना पड़ेगा और 1.5 लाख की पेमेंट मुझे कल तक अरेंज करके देनी पड़ेगी, तभी मैं तुझे बेचूंगा। सो यहाँ पर मैंने क्या किया गर्ल्स? कंडीशन लगा दी।
राइट? Yes, ma'am. एक कंडीशन लगा दी ना ऑफर के साथ कि ठीक है बेचूंगा तेरे को बाइक, बट तुझे 30,000 आज के आज एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा एंड 1.5 लाख कल तक मेरे को अरेंज करके देना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो ये मैंने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी है यहाँ पर। तो जो हमारा ऑफर है वो कहता है कंडीशनल अगर होता है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी कंडीशनल होगी। ऑब्वियस बात है ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकती नहीं नहीं मैं तो इसको नहीं मानती, फिर तो वो ऑब्वियस बात है, वो तो फिर बनेगा ही नहीं ना ऑफर, राइट? समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो द ऑफर मस्ट बी, ऑफरर जो होता है उसको हमेशा ना, और ये नहीं है कि आपने उसको कंडीशन बताई हुई नहीं, उसको कैसे पता लगेगा? जैसे इस केस में तो चलो उसने बता दी, या कोई ऐसा केस हो जहां पर आपने पर्सन को कंडीशन उसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करी, तो कहता है ऑफरर को हमेशा वो जो कंडीशन है ना वो ऑफरी के नोटिस में लेकर आनी है, प्रपोजल जब भी वो उसको देगा। ठीक है, इस तरीके से लिखनी है। और अगर आपने सपोज कोई रिटर्न में आप किसी को कोई जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, रेलवे टिकट की एग्जांपल लेते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने आपको ना रेलवे टिकट दी, ठीक है, उसके ना बैक साइड पे लिखा हुआ था, लाइक जैसे रेलवे टिकट के पीछे लिखा हुआ था फॉर कंडीशंस सी बैक। ठीक है, अब उस बैक में ना ये लिखा हुआ था कंडीशन में, एक कंडीशन ये थी कि रेलवे कंपनी ना, अगर आप किसी भी पैसेंजर को पर्सनल इंजरी हो जाती है ट्रैवलिंग के वक्त, तो रेलवे कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है। अब क्या हुआ, टी एक पर्सन है, ठीक है, उसने अब जो है उसने नहीं देखी वो कंडीशंस, ठीक है, बट वो रेलवे एक्सीडेंट से उसको इंजरी होगी, उसने बाद में केस कर दिया रेलवे कंपनी पे कि मेरे तो इतना नुकसान हो गया, अब मेरे को इंजरी होगी, आप रेलवे कंपनी मुझे इसका जो है कंपनसेशन देगी। बट वो बाद में ऑब्वियसली उसको रिकवर नहीं कर पाया डैमेजेस को, क्योंकि वो जो टिकट उसने खरीदी थी वहां पर क्लियर लिखा हुआ था कंडीशंस के लिए। आप टिकट की बैक साइड पे देखें, एंड बैक साइड में पहली या दूसरी कंडीशन यही थी कि रेलवे कंपनी इंजरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो आपका ऑफर वो कह रहा है कंडीशनल इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और अगर वो पर्सन आपकी कंडीशंस को नहीं एक्सेप्ट करता है फिर तो वो ऑफर लैप्स ही हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है? मैम एक बार फिर से बताना। देखो बच्चे, यहाँ पर ना वो एक चीज ये कह रहा है कि आपका ना ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है। कहता जरूरी नहीं है आपका ऑफर हमेशा सीधा साधा ही हो, आप उसमें कोई कंडीशन भी लगा सकते हो, बट ये ध्यान में रखना है कि अगर जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है ना वो भी आपकी कंडीशन के साथ ही एक्सेप्ट करे, तभी फिर ये पूरा आगे जाके ये एग्रीमेंट या प्रॉमिस बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वो उसने एक पर्सन ने बोला कि मैं आपको तभी ये बाइक बेचूंगा अगर आप आज 30,000 एडवांस देते हो और कल तक मुझे 1.5 लाख अरेंज करके दे देते हो। तो इसका मतलब कि ये मैं आपको बाइक का ऑफर तभी दूंगी ना अगर आप मेरी ये दोनों कंडीशंस पूरी करोगे। अगर आप ऑब्वियसली नहीं पूरी करोगे तो फिर तो आगे जाके ये बनेगा ही नहीं, एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, ये प्रॉमिस ही नहीं बनेगा। सो मेरा ऑफर कंडीशनल हो सकता है, बट आगे फिर एक्सेप्टेंस भी कंडीशनल होनी चाहिए। मतलब कि एक्सेप्टेंस भी तभी होगी अगर वो पर्सन इस कंडीशन को एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. और साथ में एक पॉइंट ये भी था कि आपको वो पर्सन के ना नोटिस में लेकर आनी है वो कंडीशन। जैसे वो रेलवे कंपनी की बात करी मैंने, वहां पर क्लियरली टिकट के ऊपर लिखा हुआ था फॉर कंडीशन सी बैक, उस बंदे ने नहीं देखे, अब उसकी गलती। आपको अपनी तरफ से जरूर नोटिस में लेकर आनी है कि हमारी ये कंडीशन है कि अगर आप यहाँ ट्रेवल कर रहे हो तो रेलवे कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपको इंजरी हो जाती है। समझ आ गई? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, सो नेक्स्ट पॉइंट इज an offer must not contain a term the non compliance of which amounts to acceptance। वो कहता कि कभी भी ना ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, must not contain a term the non compliance of which amounts to acceptance। means कि मैं आपको सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको ना एक लेटर लिखा ऑफर करते हुए कि मैं आपको अपनी कार 1.5 लाख के लिए बेचने को तैयार हूँ, और अगर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया ना तो मैं समझ लूंगा आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो कहता है ऐसा कभी भी कोई ऑफर नहीं करना कि बंदे का रिप्लाई ना आए या बंदा रिस्पॉन्ड ना करे तो इसका मतलब आप एक्सेप्टेंस मान लोगे, नहीं। वो कहता ऑफर में कभी भी ये टर्म नहीं डालनी है कि नॉन कंप्लायंस
अगर आप इसको नहीं मानते हो या नहीं एक्सेप्टेंस भेजते हो, नहीं रिप्लाई करते हो, तो उसको मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है। ऐसे तो कोई बंदे को लेटर ही नहीं मिली आपकी 25 दिन 30 दिन, आपने सोचा अच्छा इसका रिप्लाई नहीं आया, इसने तो एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे थोड़े होता है। समझ आ रही है मेरी बात? आपने किसी को लेटर में लिखा तो Yes, 2 दिन ma'am. में मुझे रिप्लाई कर दे, नहीं तो मैं मान लूंगा तूने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे तो अगर उसको लेटर पोस्ट ही ना हो या उसको मैसेज ही ना मिले, वो नहीं रिप्लाई कर पाए किसी को, तो आप तो कहोगे कि मैंने तो एक्सेप्टेंस मान ली। ये नहीं ना होगा। सो कभी भी ऐसी टर्म नहीं डालनी ऑफर में कि आप नहीं रिप्लाई करोगे या नहीं जवाब दोगे तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये तो ट्रिक होगी आपकी जानबूझ के किसी को फंसाने की, है ना? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. चलो ये वाला भी क्लियर हो गया आपको। अब एक हमारा बस एक या दो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं। एक सेकंड। अच्छा, एक पॉइंट आपका और है, लैप्स ऑफ एन ऑफर। आपकी बुक में है ना गर्ल्स, लैप्स ऑफ एन ऑफर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो है मैम। चलो, लैप्स ऑफ एन है। ऑफर में क्या है, एक बार रीड आउट करो कोई जाना फटाफट ये पॉइंट को। गर्ल्स कोई बोल रहा है? मैम इसके आगे 7 पॉइंट्स है। हाँ जी, फटाफट इसको रीड आउट कर दो। 7 तो नहीं है, डी पार्ट 4 पॉइंट्स है। Yes, ma'am, 4 points. हाँ, एक बार इसको रीड आउट कर दो, जस्ट रीड करो, थोड़ा स्लोली करना बस। Lapse of an offer. An offer lapses, first point, if either offerer or offeree dies before acceptance. Second, if it is not accepted within the specified time or a reasonable time. If no time is specified, what is a reasonable time? It depends on the circumstances. 5 months has been held to be an unreasonable delay in accepting an offer to buy shares in a company. Third point, if the offeree does not make a valid acceptance, for example, makes a counter offer or conditional acceptance, or if a particular manner of acceptance has been requested, he accepts in some other manner, for example, by sending a letter by mail when a reply by hand was requested. Fourth point, an offer can also lapse by revocation. A person who makes an offer can withdraw it any time before acceptance. A proposal may be made for a fixed period. The offer will automatically expire if it has not been accepted till then. Where no time limit has been specified, the other will lapse after a reasonable time. ओके गर्ल्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? चलो, वो कह रहा है कि एक ऑफर लैप्स कब हो जाता है। वो कहता है ऑफर कब लैप्स हो जाएगा, अगर तो ये ऑफरर या ऑफरी में से किसी की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ऑफर लैप्स हो गया ना, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। या फिर अगर उस ऑफर को आप एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मैंने आपको बोला था मुझे 2 दिन में जवाब दे दे, आपने 2 दिन में जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑफर खत्म हो गया ना 2 दिन के बाद, है ना? सो आपको अगर मैंने कोई स्पेसिफाइड किया था टाइम, या फिर अगर मैंने कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई किया था, तो आपको अब ये रीजनेबल टाइम के विद इन बताना ही चाहिए ना। अगर मैंने आपको कोई ऑफर दिया, आप थोड़े दिन में, रीजनेबल टाइम के हिसाब से आपको रिप्लाई करना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम क्या है, कहता है रीजनेबल टाइम सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। अब कहता है अगर किसी कंपनी ने शेयर बाय करने के लिए ऑफर किया था, अगर आप 5 महीने बाद कहोगे कि अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो 5 महीने तो एक डिले ही हो गया, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। तो आपको एक रीजनेबल टाइम के विद इन ही एक्सेप्ट, मतलब जो है ऑफर अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो वो लैप्स हो जाता है। उसके बाद कहता है कि ऑफर में ना हमेशा एक वैलिड एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। वैलिड एक्सेप्टेंस मतलब जैसे आपने कहा था उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब सपोज आपने किसी को ऑफर दिया था कि मेरी ये बाइक जो है तू 1 लाख में खरीद ले, दूसरा बंदा कहे कि नहीं नहीं मैं तो 80,000 में ही खरीदूंगा, ठीक है। अब उसने जो एक्सेप्टेंस है उस पर कंडीशन लगा दी ना, आपने तो अब ऑब्वियसली उसने एक आपको दूसरा ऑफर दे दिया, सो आपका जो ओरिजिनल ऑफर था वो तो खत्म हो गया ना। समझ आ रही है मेरी बात? ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये कंडीशनल और ये ओरिजिनल वाला, ये आपका ना ये मैंने आपको करवाना भी है पॉइंट अभी, ठीक है, काइंड्स ऑफ ऑफर में। तो अगर ये वाला नहीं समझ आता अभी के लिए इसको छोड़ दो,
ठीक है। एक पॉइंट और है कि हमेशा ना जो ऑफर है वो जिस मोड में आपको कहा गया आपको उसी मोड में एक्सेप्ट करना होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ना तूने इसका रिप्लाई ना लेटर के थ्रू करना है, तो आपको उसका रिप्लाई उस लेटर के थ्रू ही करना पड़ेगा। ठीक है। सो थोड़ी सी मतलब जैसे मैं आपको कहूँ आपको उसी तरीके से वैलिड एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी, अदरवाइज वो ऑफर एक लैप्स हो जाएगा। या फिर कई बार क्या होता है कि एक पर्सन है ना, वो आप रिवोक कर लेते हो। आपने एक पर्सन को ऑफर दिया, ठीक है, आपने उसके एक्सेप्ट करने से पहले ना उसको कह दिया कि रहने दे, चल यार मेरा मन बदल गया, मैंने अभी तेरे को मैंने अपनी कार नहीं बेचनी अब। ठीक है। सो अगर आप खुद ही रिवोक कर लो उस बंदे के उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले, तब भी तो वो ऑफर लैप्स हो गया, राइट? समझ आई मेरी बात? Yes, ma'am. तो कौन Yes, से yes, रीजन हुए? एक तो मैम हाँ जी, मैम एक बार रीजनेबल टाइम वाला फिर से समझा दो। अच्छा 1 मिनट में एक बार जस्ट दोबारा बोल रही हूँ। अगर आपका ऑफर या ऑफरी किसी की डेथ हो जाती है तब एक तो लैप्स हो जाता है ऑफर। एक अगर कोई पर्सन उसको स्पेसिफाइड टाइम, अगर तो मैंने टाइम स्पेसिफाई किया मुझे हफ्ते में जवाब दे या मुझे 10 दिन में आंसर दे, तब तो वो टाइम हो गया। अगर आपने कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई किया, फिर एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। रीजनेबल टाइम मतलब डिपेंड करता है सर्कमस्टांस पे कि एक रीजनेबल टाइम क्या है। ठीक है, कि मतलब एक जायज कह सकते हैं टाइम होना चाहिए। ये नहीं आप बहुत ही ज्यादा टाइम डिले के बाद रिप्लाई कर रहे हो, फिर तो वो बंदे के पास पूरा हक है कहने का कि नहीं अब तो ऑफर खत्म है ना? ओके मैम। उसके बाद अभी थर्ड पॉइंट चाहिए रहने दो, या अगर आपको ये भी कंफ्यूज कर रहा है लास्ट पॉइंट कर लो बस, कि ऑफर है ना वो रेवोकेशन पे भी लैप्स हो जाते हैं। रेवोकेशन मतलब अगर मैंने ही वापस ले लिया अपना ऑफर, मैंने आपको कहा मेरी कार खरीद लो, ठीक है, और आपको टाइम दिया, अभी आपका कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया, बट मैंने सोचा यार छोड़ परे क्या बेचनी है, चल ही रहा है, मैंने उसको मैसेज कर दिया नहीं यार मैं अपनी कार अब नहीं बेचना चाहता। ठीक है। तो उसके एक्सेप्ट करने से पहले ही अगर आप रिवोक कर लेते हो ऑफर, तब भी वो लैप्स हो जाता है। ठीक है। yes, ma'am. मैम। ओके, सो आई होप ये क्लियर है, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। Yes, ma'am. Okay, girls, I have marked your attendance. You may leave now. Thank you so much. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. मैम मेरी अभी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी तो शायद मेरा नेम ना आया हो लिस्ट में। एक सेकंड, क्या नेम है आपका? 3878 जबगुल। 3878 जब्बू। ओके, चलो मैं एक बार दोबारा ले लेती हूँ स्क्रीन। ठीक है, हाँ जी। मैम मोनिका अग्रवाल के ना फोन में मैम चल नहीं रहा, वो ना मेरे साथ ही लगा रही है, तो मैंने चैट बॉक्स में उसका वो प्रेजेंट डाल दिया। अच्छा आप ना ग्रुप में भेज दो, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, मैं वहां पे मुझे हाँ मैं वहां से नोट डाउन कर लूंगी अगर ऐसा कोई केस है। बट नेक्स्ट टाइम से आप पूरे अलग अलग डिवाइसेस से ही कनेक्ट करो, ऐसे फिर अटेंडेंस में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है।